नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की थर्ड या फोर्थ क्लास है हमारी और इसमें प्रैक्टिस पेपर टाइप का चल रहा है। तो प्रैक्टिस पेपर में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और विज्ञान में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई, इंटरनेशनल यूनिट पूछ रहा है प्रतिरोध की। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, फैराडे है। तो एम्पियर की बात करें, एम्पियर ये भी विद्युत धारा मापने की इकाई है। क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा मापने की इकाई है। ठीक है, और एम्पियर को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि दो बराबर समांतर तार लिए, दो बराबर समांतर तारों के बीच बहने वाली धारा, जो इनके बीच में धारा बहती है उसका क्या है, तो विद्युत धारा को इससे नाप लिया जाता है। दो तारों के बीच बहने वाली धारा को हम एम्पियर से नापते हैं। ठीक है, और ये जो चिन्ह हमने एक तरफ इधर लगाए हैं, दूसरा इधर लगाया है दोस्तों, इसका मतलब होता है धारा टुकड़ों में चलती है और एक लाइन से वापस दूसरी लाइन पे वापस जाती है, यानी पासिंग होती है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा, मान लो एक न्यूट्रल है और दूसरा मेन फेस है। ठीक, अगर ये सॉकेट है यहाँ पे, अगर आप सिर्फ न्यूट्रल लगाओगे तो आपकी धारा पास नहीं होगी। यहां पे फेस लगाया तो क्या होता है, इधर से न्यूट्रल आ रहा है मान लीजिए, और यहां से इधर धारा बह रही, इधर से धारा बह रही, इधर की, तो दो स्विच लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बात कर रहे थे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। क्या बोलती है? ओम। चलो आप ओम को ओम भी लिख सकते हो, ओम भी लिख सकते हो, और इस तरह का जो साइन है वो ओम का साइन होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी, यहां पे ऑप्शन नंबर बी है जो आपका, वो ओम है, बिल्कुल सही है। तो प्रतिरोध की इकाई होती है दोस्तों ओम। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहले ऑप्शन में कह रहा है साइट्रिक अम्ल है, दूसरे में कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल है, तीसरे में कह रहा है एसिटिक अम्ल है, और चौथा ऑप्शन है इसका फार्मिक अम्ल है। तो दोस्तों अगर हम फार्मिक अम्ल की बात करें, फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल जो होता है मुख्यतः अगर हम बात करें तो चींटी के काटने पर या चींटी के डंक में ये पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ठीक है, और दूसरा, इसे दूसरे नाम से भी बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। इसका एक और नाम है मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, ये तो रही बात फार्मिक अम्ल की। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन यहां पे कह रहा है साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों साइट्रिक अम्ल की बात करें, ये मेरे दोस्तों नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नींबू में, जिसके कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। एक ऑप्शन और है यहां पे, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है हमारे सिरका में पाया जाता है। जब सिरका बनता है तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नहीं एसिड कहते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? एसिड, एसिटिक अम्ल बनता है। और आपका ऑप्शन बचा हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल, और दूसरा जो लास्ट ऑप्शन है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों ये मुख्यतः हमारे टमाटर, ठीक है, गोभी, ब्रोकली भी गोभी, बंद गोभी की तरह एक पत्तेदारी सब्जी होती है। ठीक है, ये ऑक्जेलिक अम्ल इसमें पाया जाए। टमाटर इसका प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक मतलब प्रकृति में
टमाटर में ये हमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपसे जो पूछा था कि नींबू का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये हमारा साइट्रिक अम्ल होता है जो नींबू में पाया जाता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए पार्ट बिल्कुल आपका सही है, ए पार्ट साइट्रिक। अब बात करें यहां पे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कर्कटजन रसायन किस कर्कटजनक रसायन से क्या होता है, मतलब कौन सा रोग होता है कर्कटजन रसायन, कर्कटजनक रसायन जो है इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि इससे कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है हृदय रोग होता है, मधुमेह होता है, कैंसर होता है या दमा अस्थमा होता है। तो कर्कटजनक रसायन को हम कार्सिनोजेनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोजेनिक रसायन, इस नाम से इसको बुलाया जाता है। ठीक है, और ये ऑप्शन में कह रहा है इसके कारण कौन सा रोग, दमा एक फेफड़े की बीमारी है। दमा दोस्तों क्या है? फेफड़े की बीमारी है। ठीक है, इसमें आदमी की क्या होता है, मनुष्य की या मानव की सांस फूलने लगती है और उसके फेफड़े उतना वर्क नहीं कर पाते हैं। और ये किससे होती है? धूलकण, महीन धूलकण। जो महीन धूलकण होते हैं दोस्तों, महीन धूलकण या फैक्ट्रियां, जैसे कपड़े की बहुत सी फैक्ट्रियां होती है या तो स्पोर्ट्स कंपनी है, वहां से क्या होता है चीजें बनाई जाती है, तो वहां से बहुत बहुत महीन धूलकण निकलती है। आप कपड़े की फैक्ट्री, कांच की फैक्ट्री में बहुत ही महीन धूल उड़ती है। इस तरह से दमा की बीमारी होती है। दूसरा ऑप्शन में है मधुमेह। मधुमेह दोस्तों क्या है? ये हमारा डायबिटीज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज या शुगर कहते हैं। ठीक है, ये जो है मधुमेह बीमारी हमारी डायबिटीज जैसे जब शरीर में कैसे होती है, ये देखो मधुमेह बीमारी हमें कहां से होती है ये हम आपको बता रहे हैं। मधुमेह, ठीक, या डायबिटीज। तो मधुमेह में क्या होता है? देखो हमारे शरीर में पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय और दूसरा हमारे शरीर में यकृत, यही तो हमें इंसुलिन प्रदान करते हैं। ठीक, इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है, रस होता है जो हमारे भोजन पचाने में मदद करता है। ठीक, तो मधुमेह में क्या होता है? जो हमारा अग्नाशय है ये इंसुलिन निकालता है। ठीक, और जब अग्नाशय से कम मात्रा में इंसुलिन निकलेगा, कम मात्रा में इंसुलिन निकलने पर, जब कम मात्रा में इंसुलिन निकलेगा तो उनको इंसुलिन हमारे खून में क्या होगा? कम मात्रा में मिलेगा। और कम मात्रा में इंसुलिन निकलने के कारण रक्त में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक, और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में ज्यादा मान लो ग्लूकोज हो गया तो हमारा क्या होता है? पेशाब जो है या ब्लड गाढ़ा हो जाता है और पेशाब मधु की तरह, मधु यानी शहद की तरह हो जाती है, शहद की तरह हो जाती है और बड़ी दिक्कत होती है हमको। ठीक है, पेशाब करने में और ज्यादा चलने में। डायबिटीज का मतलब आदमी एकदम से रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर कहीं भी उसे कट लग गया या कहीं पे वो कट गया है या शरीर में, तो क्या होता है? वो जल्दी घाव सूखता नहीं है। ठीक, क्योंकि इंसुलिन उस मात्रा में मिलते नहीं है और मधु बन जाता है। तो धीरे 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 अगर एक बार सड़ना शुरू हो गया,
डायबिटीज का मरीज, तो वो पूरा सड़ते ही चला जाता है आखिर तक, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे अग्नाशय में, जब कम मात्रा में इंसुलिन निकलता है और कम मात्रा में वो फिर हमारे ब्लड में जाएगा, ठीक, उस वजह से ग्लूकोज का निर्माण होने लगता है। किसका? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा तो दोस्तों ग्लूकोज होता क्या हमारा, ग्लूकोज एक मीठी चीज होता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज शरीर का छोड़ो, बाहर वाला ग्लूकोज जो हम लोग पीते हैं, ठीक, ये भी लगभग मीठा ही होता है। तो यहाँ पे रोगी को शक्कर से बनने वाली चीजें, शक्कर, ठीक, यानी चीनी तो बिल्कुल त्याग देनी चाहिए, जो भी मीठी चीजें है त्याग देनी चाहिए, ठीक है। तो हम कर्कट जन्य रसायन की बात कर रहे थे, हमने आपको दवा बताया, मधुमेह बताया और मधुमेह के बारे में पूरी प्रोसेस बताई है, ठीक है। अगला, हाँ, हृदय रोग कैसे होता है? हृदय रोग तो देखो, हृदय रोग के लिए उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को भी हृदय रोग नहीं हो सकता, मतलब सबको हो सकता है। जैसे हृदय रोग में हृदय रोग की बात करें तो ये कभी हम क्या होता है, हमारे शरीर में नसें होती हैं, यानी जिन्हें धमनियां और सिरा बोला जाता है, ठीक है। तो हृदय क्या करता है, खून का ट्रांसफर करता है इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। तो जब हमारी नसों में या मेन धमनियों में वसा खून के द्वारा धीरे धीरे जम जाती है, तो वो क्या होती है, वो बंद होने लगती है। जैसे आप अपने घर में पाइप लीजिए, आपका पाइप कहां से चोक हो जाता है, हम लोग कहते हैं पाइप चोक हो गया। तो पाइप चोक होने का मतलब उसके आसपास गंदगी जम जाती है। उसी तरह हमारे शरीर में नसों में जहां से खून का आदान प्रदान होता है, गंदगी एक वसा के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में इस तरह से जम जाती है, ठीक है। आप कोई वीडियो देखना, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि जैसे नसों में ब्लड बहता है बीच बीच में, ठीक है, इस तरह से ब्लड बह रहा है हमारा। तो यहाँ पे किनारे किनारे कहीं पे इतनी ऐसे, कहीं पे ऐसे बन गई, कहीं पे ऐसे बन गई। और दोस्तों एक स्थिति आती है कि ये बनते बनते आपकी पूरी ढक लेती है, यानी कि नसों से आगे खून नहीं जा पाता। जब आगे खून नहीं जाएगा, यहाँ पे भरेगा, ठीक, हृदय और तेज पंप करेगा, तो आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ से खून जाएगा नहीं, फिर हृदय को उस हिसाब से ब्लड मिल नहीं पाता है। जब हृदय को कम ब्लड मिलेगा तो कम ट्रांसफर करेगा, सीधी सी बात है। और एकदम से कभी कभी हृदय बंद होने की नौबत पे आता है या बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। तो हार्ट अटैक इस तरह होता है। अब कर्कटजनक रसायन ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये कैंसर रोग है। ये कैसा है, कैंसर है। कर्कटजनक रसायन को हम क्या बोलते हैं, एक कैंसर बोलते हैं। ये कैंसर का रोग होता है और आपके ऑप्शन में यही दिया है, एक कैंसर दिया है, हृदय रोग दिया, मधुमेह और दमा। तो यहां पे आपका सी पार्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? देखो, अंतःचर्म एंडोडर्मिस, दूसरा है अधिचर्म एपिडिस, और तीसरा है चर्म डर्मिस, चौथा है विशिष्ट चर्म स्पेशल डर्मिस। तो दोस्तों यहां पे सीधा सीधा ऑप्शन है, इसमें आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा है। तो त्वचा की जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है? चलो फटाफट आप आंसर बताइए। अब मेरा भी आंसर सुन लो। ये कहलाती है अधिचर्म। क्या कहलाती है दोस्तों? अधिचर्म कहलाती है, ठीक। ऊपरी परत अधिचर्म कहलाती है, ठीक। अब फटाफट वन लीनियर क्वेश्चन है और हम फटाफट बताते जाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी आपको बताएंगे। यहां पे विज्ञान और प्लस जीएस हो रही है, जीएस जनरल अवेयरनेस। पहला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना है? ऑप्शन में आपको दे रहा है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और गंगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, फटाफट बताइए। कावेरी है, गंगा है, क्या है? तो दोस्तों यहां पे जो ऑप्शन है हमारा नंबर बी पार्ट, कृष्णा नदी पे बना है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी बना है, ठीक है। कृष्णा नदी, ये पार्ट हो गया हमारा बी पार्ट, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की? यहाँ पे वर्ष पूछ रहे हैं कि किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की गई थी। ऑप्शन कह रहा है 1951, 1955, 1953 और 1958।
तो सबसे पहली बात हम अगर आपको बताएं तो प्रथम व्यक्ति जो थे हमारे वो कौन थे ये भी जान लो। प्रथम व्यक्ति जो चांद पर पहुंचे थे तो दोस्तों उनका नाम था शेरपा तेजिंग। शेरपा तेजिंग। और इनके एक और दूसरे साथी थे जिनका नाम है सर एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी, ये दो जो व्यक्ति थे वो कहां से, नेपाल के। तो ये लोग कहां पहुंचे थे, प्रथम व्यक्ति थे जो उन्होंने एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी। ठीक है, और ये चढ़ाई उन्होंने प्रारंभ की थी 29 मई 1953 में। 29 मई 1953 को उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी। ठीक है, तो यहां पे हमने एवरेस्ट की चढ़ाई हो गई। अब ऊंचाई की बात करें एवरेस्ट की, अगर एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो 8848.8 मीटर के है। ठीक, इसकी ऊंचाई जो है 8848.8 मीटर के लगभग है। ठीक, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। कह रहा है कि भरतपुर में जो पक्षी अभयारण्य, पहला है भैंसरोड अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवड़ा देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान या घाट प्रभा अभयारण्य। ठीक है, तो भरतपुर में बात करें, हम लेते हैं पीछे से। पहले बात करें घाट प्रभा अभयारण्य, ये कहां है, तो ये दोस्तों कहां है, कर्नाटक। ठीक, ये हमारा कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, और कर्नाटक के बेलगाम जिले में, बेलगाम जिला है। ठीक, अब दूसरी यहां पे बात करें, दर्रा बता रहा है, दर्रा, दर्रे की बात करें कि दर्रा अभयारण्य कहां है, ये तो दोस्तों राजस्थान में ही है। ये राजस्थान में। तीसरा हमसे पूछा है केवड़ा देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवड़ा देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों ये कहां है, तो ये भी घाट प्रभा अभयारण्य में हो गया, दर्रा राजस्थान में है। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा राजस्थान में ही है, जो भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे एक ही बचा है, इसका नाम है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। ठीक है, तो दोस्तों भैंसगढ़ अभयारण्य कहां पे है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक, यहां पे आपके चार हो गए। तो आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था भरतपुर में कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे भरतपुर में आपको पता लग गया है कौन सा है, हमारा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये पड़ता है भरतपुर में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। भिलाई इस्पात संयंत्र के, भिलाई में क्या होता है, वहां पे अभी पूरी बात सुन लीजिए। बात कर रहे हैं हम भिलाई इस्पात संयंत्र की। तो भिलाई इस्पात संयंत्र पहले हमारा मध्य प्रदेश में था। ठीक है, उसके बाद में जब छत्तीसगढ़ जिला बना, छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ जिला बना, तब ये वहां पे पहुंच गया भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया। ठीक है, तो भिलाई में हमारे लोहे का काम होता है। ठीक, और ये कार्य प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1955 में
रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से, ठीक। और जब इस कंपनी की नींव पड़ी रूस के सहयोग से 1955 में, तो इसमें जो काम शुरू किया गया 4 फरवरी 1959 से, ठीक है। 4 फरवरी 1959 से यहां पे क्या काम हुआ या उत्पादन शुरू हुआ लोहे का, ठीक है। अब उस जगह का नाम पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे जहां से लोह का स्रोत है, तो ऑप्शन दे रहा है आपसे दिल्ली, राजहरा, कोबरा, उमरिया, राजनांदगांव। तो दोस्तों यहां पे बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला, दिल्ली, राजहरा, ये हमारा ऑप्शन है ए पार्ट, यहां पे बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के बारे में पूछ रहा है। अब देखो श्वेत क्रांति का मतलब दोस्तों होता है दूध से, श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध से। और आपने वो पुस्तक भी पढ़ी होगी, डॉक्टर, कहानी होती है इनकी वर्गीज कुरियन की। तो दोस्तों इनकी ये कहानी होती है कि इनका एक घोड़ा होता है, वो जाया करता है दूध देने, और तो वो भी अंधा हो जाता है और ये भी अंधे हो जाते हैं। कहानी काफी लंबी है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और हरित क्रांति के अगर आपसे इसी में पूछ देता है, हरित क्रांति के जनक वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। तो दोस्तों यहां पे हमारी विज्ञान की क्लास खत्म हो रही है, ठीक है। तो जो हमने ये क्वेश्चंस बताए हैं ये आपके जनरल साइंस में आएंगे और विज्ञान में भी पूछे। विज्ञान के 5 क्वेश्चन तो निश्चित हैं और 5 क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी है ये हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।